हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन एंड इमोशंस। आई होप आप सब बच्चे अच्छे ने तो हो जाओ यार। एक्चुअली किसी का एक कमेंट था कल, मैं उसका एक आंसर देना चाहती हूँ। किसी ने कहा था कि क्या सिचैन और लान कुरैन का इतना हक है कि वो इतना दुखी हो ताकि उनके बच्चे उनको फादर नहीं बुला पा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लान कुरैन जो कि फैंशिंग के साथ बचपन से रहा है, बस फैंशिंग की माँ ना होने की वजह से वो थोड़ा सा उखड़ा उखड़ा रहता था। मतलब अपने बच्चे के ऊपर थोड़ा सा उसने ध्यान नहीं दे पाया, और जब तक उसने दिया देर हो चुकी थी। इसमें उसकी गलती नहीं है, वो अपने वाइफ के जो डेथ है उसके गम में डूबा हुआ था, इसलिए उसने ध्यान नहीं दे पाया। और रही बात सिचैन की, तो सिचैन का तो ऐसा है कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि उनका एक बेटा भी है। ये तो विंग था जिसे पता था, और विंग भी उसे कभी भी सिचैन के पास लेकर नहीं आया, और ना ही लूसी ने उन्हें कुछ भी बताया। तो उन्हें कैसे पता चलता? और जब कल वो अपने बेटे के साथ रहे तो उन्हें पता चला कि एक फ़ादर होना कितनी खुशी की बात होती है। जब आप फादर बनते हो, आपका बेटा आपको बाबा कहता है या फादर कहता है या फिर डैड कहता है, कुछ भी कहता है, तो कितना अच्छा महसूस होता है। उन्हें कल एहसास हुआ, जिंगी के साथ घूमते घूमते कब वो उसके साथ अपने बचपन को जीने लगे उन्हें भी पता नहीं चला था। इसलिए वो मिस कर रहे थे उस चाइल्डहुड को जो कि उन्होंने जिंगी के साथ नहीं बिताया। वो सब कुछ मिस कर रहे थे। वो अपने आप में पछता रहे थे कि क्यों उन्हें जिंगी के बारे में पहले नहीं पता चल जाता तो अपने बच्चे के साथ रहते ना, इतने सालों तक उससे दूर नहीं रहते। खैर, अब स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वांग जी और विंग अभी भी अपने ऑफिस रूम में थे। अब तो उनकी कंडीशन पहले से कई गुना ज़्यादा बेटर थी। वांग जी के उस पर्सनल रूम में वांग जी जो कि वहाँ उसी बेड पर बैठा हुआ था, और विंग जो कि उसकी लैप में बैठा हुआ था, उसके दोनों हाथ वांग जी के नेक में थे और उसका सिर वांग जी की चेस्ट में। वो बस वांग जी की जो स्मेल है ना, उसको इनहेल किए जा रहा था। उसे वांग जी की सेंट इतनी ज़्यादा कामिंग लगती है, रिलैक्सिंग लगती है और इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि वो उससे दूर होना ही नहीं चाहता है। वांग जी खुद भी विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़े हुए था। वांग जी ने कहा, विंग विंग ने कहा, बोलो। वांग जी ने उससे पूछ लिया, विंग क्या तुम मुझसे पसंद करते हो? विंग जो अपना सिर उठाकर वांग जी की नज़रों में देखते हुए बोलने लगा, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? वांग जी ने कहा, मुझे लगने से क्या होता है, सच्चाई थोड़ी बदलेगी मेरे लगने से। मुझे तो लगता है कि तुम मुझे पसंद की जगह प्यार करने लगे हो। विंग हंस पड़ा। उसने हंसते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो। वांग जी एकदम बड़ी बड़ी आंखों से ना विंग की तरफ देखने लगा। विंग जो कि उसकी तरफ देख नहीं रहा था, वो शर्मा तो रहा था। विंग ने कहा, मुझे तो तुम बहुत पहले ही पसंद आ गए थे, पर मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, और जब तक समझ आया फिर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा ये बताने में। मैंने तुम्हें बता नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी। वांग जी बहुत खुश हो गया। उसने विंग की चीक्स को पकड़ा, उसे अपनी तरफ घूमने के लिए कहा और उसके लिप्स पर एक पैशनेट किस करने लगा। एक हॉट रफ किस के बाद में वो अलग हुआ। उसने कहा, विंग तुम मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत इंसान हो। वो लोग फिर से अपने काम में लग गए थे, वही काम जो वो पिछले 2 दिनों से लगातार किए जा रहे हैं। बस फ़र्क इतना था कि इस बार उनकी हीट और रेड ट्रिगर नहीं हुई थी। वो अपनी मर्जी से सब कुछ कर रहे थे। यहाँ से सीन शिफ्ट करके लान हाउस, जहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग था आज, क्योंकि जिंगी को ओवरलोडेड महसूस हो रहा था प्यार की वजह से। क्योंकि सिचन उसे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ ही नहीं रहे थे। उन्होंने खुद उसे नहलाया था, तैयार किया था और उसे ब्रेकफास्ट टेबल पर बिठा दिया था, और अब उसे अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। दूसरे लान कुरैन जो कि बहुत ज़्यादा हैरान था, क्योंकि सुबह से फैंशिंग उनके आसपास मंडरा रहा है लेकिन कुछ बोल नहीं रहा है। उन्होंने देखा था जब सुबह वो सोकर उठे थे और अपने रूम से बाहर आए थे सुबह के 5 बजे, तब फैंशिंग उनके दरवाजे के बाहर खड़ा था बुद्ध बन के। बार बार उसका हाथ कहीं ऊपर जाता था कहीं नीचे, और उसकी आंखें बिल्कुल नीचे थी, फ्लोर की तरफ। लान कुरैन जिन्होंने कहा। अब फैंशिंग ने ऊपर देखा, वहाँ पर लान कुरैन खड़ा था। उसने कहा, मैं कुरैन ने जिसने कहा, क्या हुआ फैंशिंग, कोई परेशानी है? तुम मुझे बता सकते हो। ऐसा बोलकर वो उसकी तरफ देख रहे थे, ऐसी उम्मीद भरी निगाहों से जैसे फैंशिंग अपनी परेशानी उन्हें बताएगा। फैंशिंग ने कहा, वो मैं पूछ रहा था कि गगा कब आएंगे। हाँ, गगा कब आएंगे? लान कुरैन जिसे लगा कि शायद फैंशिंग किसी परेशानी में है लेकिन वो बताने से झिझक रहा है, तो उसने कहा, वो लोग जल्दी आएंगे। तुम्हें कोई बात है तुम मुझे बता सकते हो अपने गगा के अलावा। फैंशिंग ने कहा, वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बोलकर वो वहाँ से भाग गया। फैंशिंग खुद को बोल रहा था, इतनी परेशानी क्यों हो रही है, बस डैड ही तो बोलना है, इतना क्या मुसीबत है, डैड ही तो बोलना है। वो अपने कमरे में गया और जल्दी से जल्दी रेडी होकर बाहर आया।
लान क्वेन मेडिटेशन कर रहा था तब वो वहीं पे आस पास मंडरा रहा था। एक होता है ना, आस पास घूमता रहता है, वो घूम रहा था। लान क्वेन को समझ नहीं आया कि इसे आज हो क्या गया है, ये ऐसा तो कभी नहीं करता है। मेड्स भी हैरान थे कि फैंशिंग का बच्चा किसी से बात नहीं कर रहा है, सारी मेड्स से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो तो कह रहा है कि उसे कंसंट्रेशन करने दो। वो थोड़ा नर्वस है, लेकिन किस चीज़ के लिए नर्वस है कोई नहीं जानता। कुरैन उसके पास गया और कहा, क्या हुआ है फैंशिंग, कोई बात है तो तुम मुझे बता सकते हो। फैंशिंग ने कहा, दोस्त दोस्त दोस्तों की बात है तो मैं गग्गा को बताऊंगा। हाँ हाँ हाँ, गग्गा को बताऊंगा, गग्गा को। ऐसा बोलकर वो वहाँ से फिर से भाग गया। बेचारा कुरैन कंफ्यूज था कि इसे हो क्या गया है आज, ये कुछ ज़्यादा अजीब बिहेव नहीं कर रहा है। फिर बाद में वो अपने ऑफिस के लिए तैयार हुए और ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे थे। अभी भी फैंशिंग एक टक लान कुरैन को देखे जा रहा है। मतलब फैंशिंग ना उन्हें ऐसे निगाहों से देख रहा है जैसे कि कुछ कहना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है। कुरैन ने कहा, फैंशिंग क्या बात है, बोलो। फैंशिंग ने कहा, वो मैं मुझे कुछ कहना है आपसे, मुझे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं शर्मिंदा हूँ। ऐसा बोलकर वो नीचे अपनी प्लेट की तरफ देखने लगा। अभी ब्रेकफास्ट सर्व नहीं हुआ था, लेकिन सिचैन जो कि फैंशिंग जिंगी को खिलाए जा रहे थे वो भी वहाँ देखने लगे। उन्हें पता है कि फैंशिंग क्या कहना चाहता है, लेकिन अभी वो इन दोनों के बीच में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। वो चाहते हैं कि फैंशिंग खुद से शुरुआत करे इस रिश्ते की। इसलिए वो खुश हैं कि फैंशिंग ने उनकी बात समझी और स्टैंड भी ले रहा है, अभी उनकी बात पर अमल कर रहा है। कुरैन जो कि फैंशिंग की तरफ देखते हुए बोला, बोलो क्या बात है, लेकिन तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो बेटा। जब उन्होंने बेटा कहा ना तो फैंशिंग की आंखों से आंसू ओझल हो गए, उसके आंसू प्लेट में ही गिर गए। कुरैन ने देखा, वो उठकर आ गया। उसे चिंता हुई कि पता नहीं क्यों रो रहा है उसका बच्चा। वो वहाँ आया, उसने कहा, फैंशिंग क्या हुआ है। वो फैंशिंग के पास वाली चेयर पे जाके बैठ गया, उसके हाथों को पकड़ा, उसके फेस को पकड़ा, उसे अपनी तरफ किया। फैंशिंग और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा। कुरैन जिसने उसके आंसुओं को पोंछा तो फैंशिंग ने उन्हें गले लगा लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह। उसे देखकर ना जिंगी ने भी देखा। वो कंफ्यूज था बेचारा, छोटा सा नाना सा बच्चा, उसे भी ना रोना आ रहा था, वो खुद भी रोने लगा। मतलब जो फैंशिंग है ना उसे रोते हुआ देखकर वो भी रोने लगा। सिचेन पैनिक हो गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ तुम्हें जिंगी, तुम रो क्यों रहे हो बेटा। जिंगी ने कहा, अंकल अंकल भी रो रहे हैं ना, मैं भी रो रहा हूँ, इसलिए उनका क्या हुआ है, उन्हें चुप कराओ ना कोई। अंकल क्यों रो रहे हो आप, क्यों रो रहे हो। फैंशिंग जो थोड़ा सा दूर हुआ उसने कहा, मैं बहुत खुश हूँ ना, मैं इसलिए रो रहा हूँ, तुम क्यों रो रहे हो। जिंगी ने कहा, आप रो रहे हो इसलिए 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 जिंगी भी रो रहा है, आप क्यों रो रहे हो। अब वहाँ पर जियांग शेंग जो कि अभी अभी आया था, वो सुबह से इस कस में था कि वो फैंशिंग को फेस कैसे करेगा, वो उससे कैसे बात करेगा, कैसे सब चीज़ों की शुरुआत करेगा। अभी वो आ गया, उसने देखा कि जिंगी रो रहा है, बाकी सब गया भाड़ में। वो जिंगी के पास गया, उसे गले लगाया और कहा, बेबी तुम रो क्यों रहे हो, अगर तुम्हारी मामा को पता चला या फिर डैड को पता चला तो वो क्या सोचेंगे। डैड, ये शब्द फैंशिंग के दिमाग ने क्लिक किया। उसने लान कुरैन की तरफ देखा और कहा, डैड। ये सुनकर एक पल के लिए तो कुरैन बिल्कुल एकदम स्टेप थे अपनी जगह पे, स्पीचलेस थे, क्या बोले। फिर उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने फैंशिंग को दोबारा से गले लगा लिया, फिर बाद में उसे हग कर लिया उन्होंने बहुत टाइटली। उनकी आंखों में बहुत सारे इमोशंस थे, आंखों में आंसू भी थे उनके। उन्होंने फिर थोड़ा सा अलग किया, उसके पूरे फेस को किस करते हुए कहा, दोबारा बोलो, तुमने जो कहा दोबारा बोलना। फैंशिंग ने एक फेंटेड स्माइल के साथ कहा, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। ये सुनकर जैसे लान कुरैन को ना उसकी पूरी दुनिया मिल गई थी। इतने साल हो गए हैं, उसे इतनी बड़ी खुशी मिली है आज। वो तो नाचना चाहता है, झूमना चाहता है, गाना चाहता है, पता नहीं क्या क्या करना चाहता है। उसके इमोशंस ओवरफ्लो हो रहे थे। कुरैन जिसने कहा, फैंशिंग तुम्हें माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए बेटा, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो, माफ़ी मत मांगो। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। तुम्हें क्या चाहिए बोलो, तुम्हें क्या कार चाहिए या कुछ और चाहिए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें। फैंशिंग जिसने अपने बाबा की तरफ देखकर कहा, कुछ नहीं चाहिए डैड, बस क्या आप आज का दिन मेरे साथ बिता सकते हैं प्लीज़। उसने प्लीज़ बहुत प्लीडिंगली कहा था, बहुत ओबीडेंटली कहा था, सिंसियरली कहा था। लान कुरैन मना नहीं कर सकता, वो वैसे ही नहीं मना कर पाता। प्लीज़ ना कहता तो भी मना नहीं करता। उसने कहा, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल मैं आज का पूरा दिन मेरे बेटे के साथ बिताऊंगा। सिचैन, उसने सिचैन की तरफ देखा। सिचैन जिसकी आंखों में खुद भी आंसू थे। आज का पूरा माहौल कितना इमोशनल हो रखा है भाई। जिंगी जो खुद भी अपने अंकल को देख रहा था, उसने अंकल की तरफ देखा, उसके आंसुओं को पोंछा। ये देखकर ना सिचैन के फेस पर एक लाइट से स्माइल था। उसने कहा, हाँ बोलिए अंकल।
लानकुन ने कहा, आज का पूरा काम तुम संभालना, मैं मेरे बेटे के साथ रहूँगा, आज का पूरा दिन उसके साथ बिताऊंगा। सिचन ने कहा, हाँ अंकल, आप बिताइए फैंसिंग के साथ, मैं संभाल लूँगा सब कुछ। जिंगी जिसने कहा, और मैं किसके साथ लाऊंगा ग्रैंडपा, कल मैंने सारा दिन अंकल के साथ बिताया था, अंकल परेशान हो जाएंगे ना मेरे बच्चे से। जो लान सिचन है उन्होंने कहा, मैं कभी परेशान नहीं हो सकता तुमसे, ठीक है बेबी, तुम मेरे साथ रहोगे पूरा दिन, हम दोनों आज साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। जियांग चेंग को ना अब लेफ्ट आउट महसूस हो रहा था, ऐसा महसूस हो रहा था कि वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है। तो वो ना वहाँ पे एकदम साइलेंटली खड़ा हुआ था। कुरैन ने उसे देखा और कहा, आचिंग यहाँ आओ। उसने आचिंग को बुलाया और उसे भी हक कर लिया, दोनों को, मतलब फैंशिंग को और आचिंग को, दोनों को साथ में हक किया। उसने कहा, मैं आज बहुत खुश हूँ मेरे बच्चों, आज तुम दोनों पूरा दिन मेरे साथ बिताओगे। फैंशिंग नहीं चाहता कि जियांग चेंग साथ आए, लेकिन उसकी एक साइड बोलती है कि हाँ आना चाहिए। लेकिन कल की बात याद करके उसे बहुत बुरा लग रहा है, उसे गुस्सा भी आ रहा है आचिंग के ऊपर। आचिंग शर्मिंदा है। वो उसने कहा, नहीं अंकल, आप जाइए ना, अब फैंशिंग के साथ एंजॉय कीजिएगा, मैं क्या करूँगा आप दोनों के बीच, वैसे भी मेरा स्कूल है। फैंशिंग ने भी कहा, हाँ अंकल, मेरा मतलब डैड, उसे जाने दीजिए, उसका स्कूल है, उस स्कूल में बहुत ज़्यादा काम होगा, उसे हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर सिचैन, जो नहीं जानते थे कि इन दोनों के बीच क्या चला है, आज क्या हुआ है, कल क्या हुआ था, उसे नहीं पता है। दूसरी बात, लानकुन को तो कोई आइडिया ही नहीं है। तो उसने पूछा, क्या हुआ फैंशिंग, तुम आचिंग को ले जाने से क्यों मना कर रहे हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद फैंशिंग ने कहा हंसते हुए, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि वो साथ जाए। आफ्टर ऑल मैं उससे मेरा मतलब है कि उसे साथ जाना चाहिए, वो एंजॉय भी कर लेगा, लेकिन उसे इसको स्कूल भी तो संभालना है ना डैड, तो उसे हमारे साथ जाने में दिलचस्पी नहीं होगी। तभी आचिंग ने कहा, मैं जाऊँगा ना, एक दिन स्कूल मिस करने से कुछ नहीं होगा, मैं जाना चाहता हूँ साथ में आपके। अंकल कुरैन भी मान गए और सिचैन भी मान गया, उसे आखिर पूरा दिन जिंगी के साथ बिताने को जो मिलेगा इसलिए। तो वो लोग अपने अपने नाश्ता करके और निकल गए अपने अपने डेस्टिनेशन के लिए। सिचैन, जिन्होंने आज ऑफिस में पूरा काम अपने जो मैनेजर है ना उसके ऊपर डाल दिया था कि उनका मैनेजर है ना वो पूरा काम करेगा, वो कुछ भी नहीं करेंगे, और वो निकल गए थे अपने बेटे के साथ घूमने के लिए। वो अलग अलग जगहों पे जाके घूम रहे थे, पार्क में जाकर, मॉल में जाके शॉपिंग कर रहे थे, कई तरीके की आइसक्रीम खा रहे थे, हालांकि सर्दियाँ थी लेकिन फिर भी वो आइसक्रीम खा रहे थे और बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहे थे। उन्होंने पूरा दिन मस्ती करते हुए निकाल दिया। उधर लान कुरैन, फैंशिंग और जियांग चेंग वो खुद भी अलग अलग जगहों पे राइड लेने जा रहे थे, मतलब वो लोग ना अम्यूजमेंट पार्क गए थे तीनों। अंकल कुरैन इतने बड़े हो गए हैं, उनकी एज काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो अपने दोनों बच्चों को लेकर वहाँ गए थे। फैंशिंग को महसूस हो रहा था कि जियांग चेंग उससे बात करना चाहता है, लेकिन फैंशिंग उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था, उससे दूर दूर भाग रहा था। जियांग चेंग को अच्छा नहीं लगा, वो बात करना चाहता है फैंशिंग से, उससे माफ़ी मांगना चाहता है। वो बहुत सैड हो गया था, बहुत उदास हो गया था। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी फैंशिंग उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहा था। फैंशिंग आज अपने डैड के साथ बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था। लान कुरैन अपनी खुशी में इतने मशरूफ़ थे कि उन्होंने जियांग चेंग की तरफ देखा ही नहीं। वो बस उसे हाथ पकड़ के अपने साथ ले जा रहे थे, घुमा रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश की वो किसी भी बच्चे को ऐसा महसूस ना होने दे कि वो एक को ही प्यार कर रहे हैं, लेकिन जियांग चेंग को बहुत बुरा महसूस हो रहा था। उसे पछतावा हो रहा था खुद के शब्दों के ऊपर, खुद के ऊपर उसे गुस्सा आ रहा था कि वो ऐसे कैसी बकवास कर सकता है फैंशिंग के लिए। दूसरी तरफ आज पूरा दिन हमारे प्यारे वांगशन ने एक ही कमरे में बिताया, उन दोनों को आज भी वहीं लग गया। बाद में जब वो वहाँ से आए, उन्होंने पूछा कि सिचन कहाँ है। सिचन का तो कुछ नहीं पता कि कहाँ है भाई। जो वांग जी है ना, उसने कॉल लगाया अपने भाई को। सिचन जो कि वहाँ उस एक तरह के झूले में घूम रहा था फैंशिंग को अपनी गोद में बिठाकर, उसने फ़ोन की तरफ देखा ही नहीं। उसका फ़ोन वाइब्रेट किया जा रहा था क्योंकि उसका फ़ोन तो गाड़ी में था, तो इसलिए सिचन ने फ़ोन उठाया ही नहीं। वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उसका भाई ऐसा कहाँ बिजी है, शायद मीटिंग में होगा कहीं। तो उसने फिर अपने अंकल को कॉल किया। उसके अंकल ने भी कॉल नहीं उठाया क्योंकि वहाँ भी उनका यही हाल था, उनके सारे फ़ोन जो थे ना गाड़ी में पड़े थे, वो तीनों घूम रहे थे। जो विंग है ना, उसने भी कॉल किया फैंशिंग को और आचिंग को, उन्होंने भी नहीं उठाया। ये लोग घबरा गए कि आखिर ये हुआ क्या है, इन सबको कहाँ गए हैं। विंग और वांग जी बाहर निकले उस रूम से, वो पूरे 3 दिन के बाद बाहर निकल रहे थे। उनकी हीट एंड रेट पूरी तरह से ओवर हो चुकी थी। अब वो बाहर निकले, उन्होंने मैनेजर से भी पूछा कि आखिर ये लोग गए कहाँ हैं। जो उन्हें पता चला उसके बाद तो विंग और वांग जी दोनों थोड़े हैरान हो गए थे, लेकिन बाद में पूरी तरीके से नॉर्मल हो गए। वो दोनों वहाँ से निकलकर अपने घर पहुँच गए। वांग जी को अब घर जाना ही था, तो वो घर पहुँचा। घर जाकर उसने देखा कि मेड्स वगैरह ने सब कुछ साफ़ कर दिया है और रात का डिनर की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है।
वी ने खुद से कहा कि वो आज कुछ खाना बनाएगा, उसकी कारस्तानी दिखाएगा। तो वो किचन में चला गया वांग जी को बिना बताए। वांग जी जो कि अपने लैपटॉप पे थोड़ा बहुत काम कर रहा था, क्योंकि पूरे 3 दिन से ऑफिस में था तो सही पर काम नहीं किया, इसलिए वो अभी कुछ फाइल्स को, कुछ ईमेल्स को चेक करने में बिजी था। लगभग रात के 9:30 बजे वांग जी, जिसे एक बुलाने के लिए एक मेड आई, उसने कहा कि आपको सर बुला रहे हैं। वांग जी ने देखा कि रात के 9 बज गए हैं, मतलब 9:30 बज गए हैं। उसका भाई, उसका अंकल, फैंशिंग, आचिंग, जिंगी कोई भी वापस नहीं आया है। ये लोग आखिर गए कहाँ हैं? कितना घूमेंगे ये आज। वांग जी ने फिर खुद से कहा कि उसे पहले विंग के पास जाना चाहिए और उससे बात करेगा वो इस बारे में। वो विंग के पास गया। विंग जो कि डाइनिंग टेबल पर रेडी था अपने खाने के साथ में। वांग जी ने खाने की तरफ देखा। खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही थी। वांग जी ने कहा, विंग क्या तुमने बनाया है? विंग ने कहा, तुम्हारे लिए स्पेशली, और खा के बताओ कैसा बना है। पहली बार कुकिंग की है, कुछ गड़बड़ हो तो माइंड मत करना। हाँ, वांग जी ने कहा, ठीक है। तो वांग जी वहाँ बैठ गया खाने के लिए। उसने एक बाइट ली। उसकी आंखें शौक में बड़ी बड़ी हो गई थी। विंग बहुत ज़्यादा नर्वस था और भी ज़्यादा नर्वस हो गया वो। उसने कहा कि क्या हुआ है, कि ये अच्छा नहीं बना है? वांग जी, जिसने विंग को नज़रअंदाज किया और खाने की प्लेट की तरफ देखा, उसके मुंह में जो बाइट थी ना, वो उसे चबाया जा रहा था और कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। उसने अपने हाथों को अपने चेस्ट पर क्रॉस कर लिया था और वहाँ पर एकदम लीन होकर उस चेयर पर बैठ गया था। विंग के तो पसीने छूट रहे थे कि क्या खाना अच्छा नहीं बना है। विंग, जिसने चॉपस्टिक उठाई, उसने एक बाइट लिया। उसको खाने वाला था वो। वांग जी ने उसकी चॉपस्टिक को रोक लिया बाइट लेने से। विंग ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या हुआ है? वांग जी ने जो उसके मुंह में जो बाइट था उसको गल्प किया, फिर कहा, विंग तुम इसे नहीं खा सकते। विंग ने कहा, क्यों, क्या इतना बुरा बना है कि मैं एक बाइट भी नहीं ले सकता? वांग जी ने कहा, मैंने कहा कि तुम इसे नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। आई बात समझ में? पर क्यों नहीं खा सकता? एक बात बताओ, तुम इसे खा सकते हो है ना, अच्छे से चबा चबा के खा सकते हो, और मैं एक बाइट नहीं ले सकता? मुझे जानना है कि मैंने कितना बुरा खाना बनाया है, मुझे खाने दो। वांग जी ने फिर से मना कर दिया कि तुम नहीं खा सकते तो नहीं खा सकते। एक बार में बात समझ नहीं आती विंग। विंग ने कहा, पर मैं क्यों नहीं खा सकता, मुझे बताओ ना, मुझे मुझे खाना है। नहीं, मैं खा के रहूँगा। वांग जी ने उसके हाथ को पकड़ लिया, उसे खींचकर अपने लैब में बिठा लिया, उसे जकड़ते हुए कहा, ये खाना तुम नहीं खा सकते क्योंकि ये इतना डिलीशियस है ना कि इसे सिर्फ मैं खाऊंगा। विंग को एक पल के लिए समझ नहीं आया कि वांग जी ने कहा क्या है। फिर उसने सब चीज़ों को प्रोसेस किया। फिर उसने कहा, क्या तुमने क्या कहा अभी? वांग जी ने कहा, मैंने कहा कि ये खाना इतना ज़्यादा डिलीशियस है कि इसे सिर्फ मैं खाऊंगा, तुम नहीं। विंग ना बहुत चक्का हो गया था। उसने एक स्लैप मारा वांग जी के चेस्ट पर और कहा, यू स्टूपिड डम्बो, तुमने मुझे कितना डरा दिया था अभी, पता है? वांग जी ने कहा, विंग मैं बस मजाक कर रहा था, खा के देखो कितना डिलीशियस बना है। ऐसा लगता ही नहीं है कि तुमने पहली बार बनाया है। वैसे ये खाना बनाना तुमने सीखा कब? विंग ने कहा, मॉम से सीखा था मैंने। मॉम ने कहा था कि हर किसी को खाना बनाना आना चाहिए, चाहे वो अल्फा हो या ओमेगा हो। वांग जी ने कहा, बात तो सही है। खैर, मेरी मॉम बहुत अच्छी हैं, वो तुम्हें सारी चीज़ें सिखा देंगी, तुम्हें इंडिपेंडेंट बना देंगी। वी ने कहा, खाना बनाने में कौन सी इंडिपेंडेंसी है? वांग जी ने कहा, है ना विंग, इंडिपेंडेंसी है। मानो अगर तुम खुद के लिए नहीं बना सकते खाना तो तुम किस काम के इंडिपेंडेंट हुए? तुम पैसे खुद कमा लेते हो, मैंने मान लिया, लेकिन जब तुम्हें खाने की ज़रूरत पड़े और घर में कोई मेड ना हो तो फिर तुम्हें किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा ना। विंग को समझ आया। उसने कहा, हाँ, मैंने इस एंगल से तो कभी सोचा ही नहीं। वांग जी ने उसके सर पे हिट करते हुए कहा अपनी मिडिल फिंगर से, तुम बुद्धू जो हो, तुम क्यों सोचोगे, मेरी मॉम सब सोच सकती हैं, वो सब सिखा देंगी। अब सब डिनर करते हैं। फिर विंग ने अचानक से पूछा, हम लोग डिनर करेंगे तो बाकी लोग नहीं करेंगे क्या? मैंने सबके लिए खाना बनाया था। ये कहने की देर थी और बाहर गाड़ियों के हॉर्न की आवाज़ आई। 2 कारें आकर रुकी थी और बाकी सब लोग डोरबेल की आवाज़ से रुक गए थे। वो दोनों, उन्होंने वहाँ मेन डोर की तरफ देखा। वहाँ से काफ़ी सारे लोग अंदर आ रहे थे। काफ़ी सारे नहीं, मतलब फैमिली मेम्बर से अंदर आ रहे थे। पहले मिसेस लान और मिस्टर लान दोनों वापस आ गए थे। विंग, जो कि वांग जी के गोद से एकदम उछल कर उठ गया, वो भागते हुए गया। उसने मिसेस लान को हक कर लिया और कहा, मॉम, मैंने आपको कितना ज़्यादा मिस किया है, आपको पता नहीं है मैं आपको कितना ज़्यादा मिस कर रहा था। मिसेस लान ने विंग के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हारी मॉम ने भी तुम्हें बहुत मिस किया। विंग महसूस कर सकता है कि मिसेस लान थोड़ी ठीक नहीं है, उनकी कंडीशन थोड़ी सी हैवी है, मतलब थोड़ी सी वीक दिख रही है वो। तो वो उन्हें पकड़ के लेके आया और वहीं हॉल में लिविंग एरिया में सोफे पर बैठा दिया। और दूसरी कार से जो आए थे ना, वो आए थे हमारे लान सीजन और जिंगी, वो दोनों भी आ गए थे। जिंगी ने अपने मम्मा के पास जाते हुए कहा, मम्मा, मैंने आपको बहुत ज़्यादा याद किया।
पता है अंकल ने मुझे कहाँ कहाँ घुमाया, मैं कहाँ कहाँ गया था, मैंने कितना कुछ ना देखा, बहुत कुछ मैंने ना चीखा भी, मैं बहुत सारी लाइट भी की थी। डैड आपको पता है कितना ज़्यादा मज़ा आया। उसने ये सब कुछ वांग जी की तरफ देखते हुए कहा। सिजन को थोड़ा सा हर्ट फील हुआ कि जिंगी उसने डैड क्यों नहीं बोल सकता। फिर उन्होंने खुद से कहा कि जिंगी को बताया नहीं किसी ने कि वो उसके डैड हैं, तो वो कैसे बोलेगा। सही है, वैसे भी वो कम से कम अपने बेटे के साथ रह तो पा रहे हैं, भले वो डैड नहीं बोल रहा तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। उन्होंने खुद को ही सांत्वना देना चाहा। कुछ टाइम बाद एक और गाड़ी के रुकने की आवाज़ हुई। फिर बाकी लोग भी अंदर आ गए। वहाँ पर फेंशिंग था और लानकुरन था, साथ में हमारा जियांगचेंग था। सबने वहाँ देखा फेंशिंग और लानकुरन काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहे थे। जियांगचेंग के फेस पर भी एक सॉफ्ट सी स्माइल थी, लेकिन बाकी किसी के मतलब वीन के अलावा कोई और नहीं समझ पाया कि आचेंग थोड़ा सा सैड है। तो सब लोगों को विंग जिसने कहा, बहुत हो गया बहुत हो गया, सब लोग फ्रेश हो जाइए और खाना मैंने बनाया है, चलो खाते हैं। सबने विंग की तरफ देखा। फेंशिंग के हाथ में जो सामान था ना वो गिर गया छूट के नीचे। उसने कहा, क्या ब्रदर इन लोगों ने खाना बनाया है? गगा कह दो कि आपने इनकी मदद की है, वरना मैं जा रहा हूँ वापस, मैं बाहर डिनर करके आऊँगा। वी ने कहा, फेंशिंग तुम इतना बुरा समझते हो अपने ब्रदर इन लोगों को? मैंने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, जाओ जाके फ्रेश हो के आओ। विंग ने ऐसे बहुत घूर कर देख के बोल रहा था। फेंशिंग की हिम्मत नहीं हुई रिफ्यूज़ करने की। आचेंग के फेस पर एक सॉफ्ट सी स्माइल थी अभी भी। फिर बाद में सब लोग अपने अपने रूम में चले गए फ्रेश होने के लिए। जिंगी को ले गया वांग जी फ्रेश करने के लिए, और विंग अब आचेंग के कमरे में गया। वहाँ जाकर उसने सब कुछ पूछा आचेंग से कि क्या बात है, हुआ क्या है आखिर। आचेंग ने सब कुछ एक्सप्लेन किया। उसके बाद में विंग को बहुत गुस्सा आया आचेंग के ऊपर। उसने कहा, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। क्या हमने तुम्हें यही सब कुछ सिखाया है? हाँ, तुम्हें पता है वो कितना सैड रहता है, सबके सामने कितना हंसता खिलता रहता है, अंदर से वो कितना टूटा हुआ है, खोखला हो चुका है वो अंदर से। तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मैं मानता हूँ तुम उसे पसंद नहीं करते, उसके मुंह पे बोलो ना डायरेक्ट जाकर, साफ साफ इनकार कर दो। वो तुम्हारे पास कभी नहीं आएगा, मैं जानता हूँ इनको। वैसे भी लांस एक बार ही प्यार करते हैं। मुझे नहीं पता कि वो तुमसे प्यार करता है या सिर्फ उसका अट्रैक्शन है, लेकिन हाँ, वो तुम्हारे लिए लॉयल ज़रूर रहेगा अगर तुम उसे हाँ बोल दो तो। हाँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। विंग को ना अपने भाई पर थोड़ी सी गुस्सा आ रही थी। वो जाने वाला था, लेकिन फिर वो रुक गया क्योंकि आचंग पीछे से रो रहा था। वो सिसक के रो रहा था। आचंग ने कहा, आप सही कह रहे हो भाई, मेरी गलती है। मुझे अपनी ज़ुबान पे काबू रखना चाहिए। आप ना मुझे हॉस्टल भेज दो, मैं वहाँ ठीक रहूँगा, किसी को बुरा महसूस नहीं कर पाऊँगा। विंग मुड़ गया। उसकी फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ कुछ ही लोग हैं। उसने आचेंग को हक किया और कहा, भाई ऐसे मत रोया कर, तू रोता है तो दिल मेरा जलता है, ऐसे मत किया कर। खैर जो कुछ है हम सब संभाल लेंगे, अभी चल मेरे साथ। वो आचेंग को खींच कर अपने साथ ले गया डाइनिंग टेबल पर। सब लोग विंग की तरफ देख रहे थे, मतलब सब लोगों ने भी एक एक बाइट लिया था। विंग ने अभी तक खाना टेस्ट नहीं किया है, तो उसे नहीं पता कि खाना बना कैसा है। वो फिर से नर्वस था एक बार फिर। वांग जी उसकी तरफ बहुत बड़ी स्माइल के साथ देख रहा था, जैसे बत्ती सी काट के देखते हैं ना, वैसे। विंग को और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था वांग जी के ऊपर कि ये कैसे देख रहा है उसे। बाद में मिसेस ला ने हंसते हुए कहा, विंग हमें नहीं पता था तो तुम इतना अच्छा खाना बना लेते हो, अब से विंग ही खाना बनाएगा। मिस्टर लान ने कहा, बात तो सही है, विंग बहुत अच्छा खाना बनाता है, विंग बहुत टेस्टी है। सिजन ने भी कहा, तुझी मुझे नहीं पता था कि तुम्हें खाना बनाना भी आता है, तुमने खाना बनाना कब सीख लिया? हाँ। फैंशन ने भी कहा, हाँ गगा, खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद आया, ये तो हमने बाहर भी नहीं खाया था, इतना टेस्टी खाना है। विंग भी बैठ गया, उसने भी एक बाइट ली। उसने कहा, ठीक ही तो है, कहाँ ज़्यादा टेस्टी है। पर सब लोगों ने कहा कि बहुत टेस्टी है। सब लोग अपना डिनर करने लगे। डिनर के बाद में विंग और वांग जी अपने रूम में जा रहे थे फेंशिंग मतलब जिंगी को अपने साथ लेकर। तभी वहाँ पर सिचेन आए। सिचेन जो कि कुछ बोलना चाहते थे, अपना मुंह खोल रहे थे, बार बार बंद कर रहे थे, फिर खोला फिर बंद किया। वांग जी को समझ आया कि उसका भाई कुछ तो कहना चाहता है, तो उसने विंग को कहा कि विंग जिंगी को ले जाकर सुला दे, वो अभी आता है अपने भाई से बात करके। तो विंग जो कि चला गया अपने कमरे में, और वांग जी और सिजन के कमरे में आ गए। वो दोनों वहाँ खड़े थे। लगभग 5 मिनट के बाद वांग जी ने कहा, गगा क्या बात है, आप मुझे डायरेक्ट बोलिए, आप इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? सिजन ने कहा, वो वांग जी, मैं जानता हूँ कि तुम जिंगी को बहुत पसंद करते हो। जिंगी विंग को बाबा मामा बुलाता है, मैं जानता हूँ वो उसको मॉम बोलता है। वांग जी के फेस पर एक अलग ही लुक था, मतलब उसे थोड़ा सा शक हो रहा था ना कि अभी ये क्या बोलेंगे, इसलिए उसके फेस पर ना एकदम अलग लुक था। उसने अपनी एक आईब्रो रेस करते हुए कहा, तो आप कहना क्या चाहते हैं?
सिचन ने आगे जो कहा ना, उसके बाद वांग जी अपनी जगह पे रुक गया था। वो समझ ही नहीं पाया कि ये कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, कहाँ हुआ, ये हो कैसे सकता है। उसे क्यों पता नहीं चला, उसे किसी ने बताया नहीं। उसने अपने भाई के ऊपर नज़र रखनी चाहिए थी, ऐसा कुछ होता ही नहीं। हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का पार्ट? जो भी हो, जैसा भी हो, कमेंट ज़रूर करना। एंड क्या कहा है सिचन ने, ये तो हम आगे जानेंगे कि वैसे भी ये स्टोरी जल्दी ख़त्म होने वाली, तो एक्साइटमेंट का लेवल बढ़ा के रखना ज़रूरी है। खैर, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय, अपने ख्याल रखना।